नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरह से नई सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वहीं भाजपा के संगठन में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। निगम आयोग मंडलों में नियुक्ति को लेकर मीडिया का एक वर्ग अपनी ओर से संख्या भी बता दे रहा है कि अभी कितनी नियुक्तियां होने वाली है और कितनी नियुक्तियां बाद में होगी। इस तरह की भविष्यवाणी से कहीं आगे और भी कुछ है जिसका सीधा सरोकार आपसे है। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरह से ईडी अपने शिकंजे में लेने जा रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी हो, कड़ाई से पूछताछ हो। इसके बाद जाहिर तौर पर इसकी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर होगी, लेकिन इससे पहले समझना होगा कि ईडी के हाथ वो कौन सा राजदार लग गया जिसकी तलाश लंबे समय से थी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी इन राजनीतिक खबरों के अलावा हम भाजपा के एक नए विधायक की स्वाभिमान से भरी वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें वे अपने स्वजाति नाई बंधुओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नाई का काम छोटा नहीं होता। इन खबरों को हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के अंदर की ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के उन हारे हुए प्रत्याशियों की जिन्होंने 2023 के चुनाव में सफलता हासिल नहीं की। असफल होने वाले ऐसे प्रत्याशियों को भाजपा ने ससम्मान बुलाया और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश भाजपा के महामंत्री पवन साय के अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की। जाहिर तौर पर असफल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्याशी हतोत्साहित होंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा ने जिन 36 असफल उम्मीदवारों को बुलाया था उनसे दरअसल फीडबैक ली गई कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से 11 की 11 सीटें हासिल की जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में अक्सर होता है जहां चिंतन और कार्य योजना को विशेष महत्व दिया जाता है। रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट के सामने जैनम पैलेस में भी एक बैठक रखी गई जहां लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर गहन चिंतन मनन हुआ। अभी सरकार बने छत्तीसगढ़ में महीना भर भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की योजनाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारी चल रही है, यहाँ हमें समझना होगा कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही अपनी सरकार बनाई है, 2018 में ये तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे। यहाँ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। उसके 5 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन राज्यों की 65 में से करीब 62 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने तब जीत हासिल की जब तीनों ही राज्य 4-5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। लेकिन अब चूंकि तीनों राज्य जीता जा चुका है, इसलिए इन राज्यों में कैसे 65 की 65 सीटें जीती जा सके, खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह का फोकस किया जा रहा है, उसे हमें गहराई से समझना होगा कि कार्य योजना कैसे धरातल पर उतारी जाती है। इसी कार्य योजना का हिस्सा है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में लगभग बन चुका है, आगामी 22 जनवरी को शिलान्यास होगा। उसके पहले जो अक्षत वितरण किए जा रहे हैं, जिस तरह की प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, इन तस्वीरों को जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, दरअसल ये कार्यक्रम है तो धार्मिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सीधे लोगों से जुड़े हैं। सनातन आस्था की जिस तरह की बयार पूरे देश में इस वक्त बह रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का वादा किया था और खासकर छत्तीसगढ़ में तो रामलला के दर्शन कराने का वादा तक किया गया। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़, जिसे भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, यहाँ से पिछले दिनों 300 टन चावल भी अयोध्या भेजे गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरी सरकार मौजूद थी। यहाँ से भी संदेश साफ जाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग रहने का निश्चय किया है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में नई तरह की राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को भी धार देने में लगी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण साव और तीनों महामंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय शर्मा, ये चारों चुनाव जीत चुके हैं और मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में भाजपा के इन अहम पदों पर जल्द नियुक्तियां होना तय है, साथ ही अन्य बड़े पदाधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए विधायकों के अलावा हारे हुए उम्मीदवारों की भी बैठक ली है। जन्म पैलेस में ऐसे ही ढेर सारी मुद्दों पर चर्चा हुई। महामंत्री के नाम के लिए संजय श्रीवास्तव, भूपेंद्र सवन्नी, अमित साहू, सौरभ सिंह जैसे वो तमाम नाम हैं जिनकी विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद अहम भूमिका रही थी। लेकिन इन सब के पीछे ओम प्रकाश माथुर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी होने के साथ साथ जिन्हें विधानसभा का प्रभारी भी चुनाव के महज 4 महीने पहले ही बनाया गया, उनके साथ सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बनाया गया। उनकी कुशल रणनीति का ही नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए आक्रामक रणनीति को अंजाम दिया और परिणाम सबके सामने है। जब देश भर के तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसे माहौल में महतारी वंदन योजना के फॉर्म को घर घर तक भिजवाने और उसके बाद उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा के करीब 22 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाने के बावजूद जिस तरह से अखबार के प्रथम पन्नों पर वो फॉर्म छपवाए गए और ये घोषणा की गई कि अखबार की कतरन को भी यदि भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेताओं तक पहुंचा दिया जाएगा तब भी फॉर्म जमा माना जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ की आधी आबादी का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पास दिखा। ऐसे ही अनेक रणनीतियां हैं जिन्हें जमीन पर उतारा गया, धीरे धीरे माहौल बनता गया और अब बारी लोकसभा चुनाव की है। लोकसभा चुनाव से पहले हमें समझना होगा कि आखिर किस तरह से इस कठिन टास्क को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का निश्चय कर चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 10 मार्च को जारी हुई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मार्च के शुरुआत के आसपास एक बार फिर 2024 में जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, इसके लिए मोदी गारंटी का आजमाया हुआ फार्मूला एक बार फिर धरातल पर लाया जाएगा। जिस तरह से हाल के विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों में सिर्फ और सिर्फ मोदी गारंटी को ही आगे रखा गया, मोदी के चेहरे को आगे रखा गया, उन योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। जब भाजपा और उनके सहयोगी ये दावा करते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में 545 में से 400 सीटें मिलेगी, तो इस अंक गणित को विरोधी भले ही अतिशयोक्ति माने, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लाभार्थियों की संख्या मोदी सरकार की ओर से 25 करोड़ जारी की गई थी और भारतीय जनता पार्टी को करीब 22,500 वोट मिले थे। फिलहाल जब 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो लाभार्थियों की संख्या 35 करोड़ हो चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल जब माहौल मोदी सरकार के खिलाफ भी नहीं नजर आ रहा है तो लोकसभा चुनाव में किस कदर बम्पर जीत हासिल हो सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यहाँ 11 में से 11 सीटें मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे माहौल में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल, आत्मबल बढ़ा हुआ है, चुनावी रणनीतिकार ओम प्रकाश माथुर और उनकी पूरी टीम जमीन पर उतरकर अभी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बने भूपेश बघेल इन दिनों कुछ घबराए हुए हैं, मायूस हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यदि गिरफ्तारी नहीं भी हुई तो कम से कम हालिया दिनों में जब पूछताछ होगी तो वो विषय भी सामने आएगा कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल ईडी की ओर से जो रायपुर की विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है उसमें साफ तौर पर पुराने सीएम भूपेश बघेल का महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त होना और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन उगाही का आरोप लगा है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब बार बार भूपेश बघेल और कांग्रेस का नाम लेकर चुनाव के दौरान बोलते रहे कि वो कांग्रेस की एटीएम मशीन है, उन आरोपों को कोर्ट के माध्यम से सही साबित होता देखा जा रहा है। अपने ऊपर लगे ऐसे गंभीर और शर्मनाक आरोपों पर जाहिर तौर पर भूपेश बघेल इसका खंडन तो करेंगे ही। राजनीति से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से
वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन ईडी ने जो नए आरोप पत्र जारी किए सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में, वहां गौर करने वाली बात यह है कि उसमें शुभम सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव और असीम दास सहित कई अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। अब अपनी स्क्रीन में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इसका नाम है दीक्षित कोठारी, उम्र 27 साल। इसे ईडी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले रायपुर के मामले में संलिप्त बताया जा रहा है। इस संदिग्ध आरोपी को जल्द ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 10 तारीख मुकर्रर की गई है ईडी की ओर से किसी बड़े राजदार को सामने लाने की। आर्थिक मामलों में सीबीआई की तरह काम करने वाली ईडी ने जो बारीक पड़ताल की है, उसके अनुसार शुभम सोनी के ईमेल और छत्तीसगढ़ पुलिस के निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा सहित अन्य गवाहों के बयान से संकेत मिलता है कि कांस्टेबल भीम सिंह यादव ने लाइजनिंग मनी के भुगतान में महादेव ऑनलाइन बुक के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। मामले के आरोपी शुभम सोनी ने ईडी को एक मेल किया था जो एम्बेसी के जरिए सर्टिफाइड था। शुभम सोनी के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप चलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। अपनी स्क्रीन में आप असीम दास के उस वायरल लेटर को भी देख सकते हैं जिसे उसके वकील शोएब अलवी ने सुनवाई के दौरान रायपुर कोर्ट में पेश किया था। असीम दास को पिछली 2 नवंबर को ईडी ने रायपुर के ट्राइटॉन होटल में और भिलाई के हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 के मकान में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा की रकम ईडी ने बरामद की थी। ड्राइवर असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को तब गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपी असीम दास ने करोड़ों रुपए कांग्रेस नेताओं को पहुंचाने की खुली जानकारी दी थी। महादेव सट्टा का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, जो भिलाई नगर निगम में काम करने वाले एक पंप ऑपरेटर का बेटा था, वो दुबई काम करने गया और उसके बाद उसने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जिस तरह से महादेव ऐप का मकड़ जाल फैलाया, वो कम हैरान करने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से निकला महादेव सट्टा ऐप आज नेशनल मीडिया में भी सुर्खियों का कारण बना हुआ है। यदि यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण महादेव सट्टा और उस सट्टेबाजी में भूपेश बघेल की संलिप्तता कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से दामन दागदार हुए उसका सीधा असर कांग्रेस की पराजय को हुआ, क्योंकि भूपेश बघेल ही एक सबसे बड़ा चेहरा थे और जिस तरह के मजबूत सबूत सामने आ रहे थे, वहां हमें समझना होगा कि आखिर महादेव सट्टा ऐप ने किस तरह छत्तीसगढ़ और भारत के युवाओं को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक वैसे ही जैसे आतंकी और नक्सली हमारे देश के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, ये छद्म युद्ध महादेव ऐप के माध्यम से जो भी चलवा रहे थे, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, वो हमारे कम से कम नेता कहलाने के लायक तो हो ही नहीं सकते। कोरोना महामारी उसके बाद महादेव ऐप का कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 2021 में कोरोना की वजह से बिना दर्शकों के आईपीएल का आयोजन हुआ था। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट में ही दावा किया है कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ देश भर के अखबारों में महादेव सट्टा के विज्ञापन छपते हैं, दूसरी तरफ उसके गुर्गे लगातार गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के अनुसार देश भर में अभी भी 30 से ज्यादा सेंटरों पर चोरी छिपे ये महादेव सट्टा का काला कारोबार बदस्तूर जारी है, जिसके संरक्षण देने का आरोप पुराने सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के ऊपर लगा। उनके जन्मदिन वाले दिन यानी 23 अगस्त 2023 को उनके पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा और दोनों ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा, यही कारण है कि छापेमारी हुई, जो सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल के दाएं बाएं थे, उनके बेहद करीबी थे। जब उनके यहाँ छापेमारी हुई, उनके यहाँ से क्या कुछ बरामद हुआ, किस तरह के सबूत हाथ लगे, फिलहाल मामला कोर्ट में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर 2023 में ही छत्तीसगढ़ पुलिस के एसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी नामक एक बड़े सराफा कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद देश भर में 39 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 417 करोड़ रुपए के लेन देन वाली जानकारी और प्रॉपर्टी की बरामदगी हुई,
जिसमें कुछ अहम दस्तावेज थे जो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। अरबों की नकदी और हीरे जवाहरात जो कुछ भी बरामद हुए उसकी जानकारी अब खुलकर सामने आ रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति का चेहरा दागदार हो चुका है। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया के सामने आकर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में जो कुछ कहा उस पर आप गौर करें। ये अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है? और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि ऐसे छोड़ दें? उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। अब बात राजनीति से कुछ अलग हटकर स्वाभिमान से जुड़ी हुई। ये तस्वीर है भिलाई वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन की, जो रायपुर में अपने किसी मित्र के पास पहुंच गए। नाई समाज से जुड़े हैं रिकेश सेन, इसलिए गर्व से उन्होंने हाथ में उस्तरा उठा लिया और कैमरे के सामने आकर जो कुछ कहा उनके एक एक शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। इसके पीछे ये है कि कभी भी हमारे समाज के लोग, जो सेन नाई समाज के लोग होते हैं, उन लोग अधिकतर जब अच्छे पदों पे चले जाते हैं तो अपने जाति को, अपने समाज को छुपाने लगते हैं, जो बड़ा ही चिंताजनक बात है। राजपूत आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे जाकर अपना मार्गदर्शन जरूर दें, जिससे आपका और हमारा संबंध ज़्यादा अटूट और मजबूती से बना रहे। नमस्कार।